नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामों पे। नाम बदल गया है भाई, एप्रिक्स से एग्जामो हो गया है और आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। अभी तक अगर आपने एग्जामो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो। आप कहोगे सर ये सब बाद में बताना, पहले ये बताओ 2 दिन कहाँ थे। यार 2 दिन एक्चुअल में कुछ पहले आपको पहले भी इंडिकेट किया था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ और ऐसे में अब मैं वापस आ गया हूँ और सारे काम हो गए। 2 दिन में आपका करेंट अफेयर्स करने की कोशिश कर रहा था बिकॉज कभी थोड़ा सा नेट का इशू रहा और ईमानदारी से सही बताऊँ तो भाग दौड़ के चक्कर में, क्योंकि बिकॉज जब आप अपने घर से कहीं बाहर होते हैं तो सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक आप समझ सकते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए अपने आप को दोषी मानता हूँ और आप इसके लिए परेशान मत हो। आप ये मान लो कि आपकी 2 दिन की छुट्टी थी और आज आपका जो करंट अफेयर्स है उसमें पिछले न्यूज़ कवर होंगे। कल जो आपका करंट अफेयर्स मंडे को फिर से आपका करंट अफेयर्स नहीं आएगा बिकॉज जो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करता है मेरे साथ टीम में उसको मंडे को उसको संडे को छुट्टी देनी पड़ेगी मुझे। तो हाल फिलहाल आपका जो अगला करंट अफेयर्स है वो ट्यूसडे को आएगा। तो आपकी जितनी भी न्यूज़ है वो मैं आपको कवर करा दूंगा जैसे कि मैं हमेशा से कवर कराता आया हूँ। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या है, जब भी आपका कोई करंट अफेयर्स का वीडियो आता है आपको सिंपल उसको देख लेना है। तो 17 और 18 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपको कवर करा दे रहे हैं। 16 तारीख वाला जो करंट अफेयर्स है वो आपको अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक साथ सारे करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है और वो आपके लिए बोझिल हो जाता है। तो आई थिंक आप मुझे समझ पाएंगे और मैं थोड़ा सा ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा। अगर मिस किया है तो कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताइए और नहीं मिस किया है तो भी आप बता सकते हैं कि चल रहे तेरे को कोई मैसेज नहीं करता, ऐसा भी कह सकते हो। फिलहाल आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए। आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें अगर देखा जाए तो 1-2 न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसको नाम दिया है मिशन शक्ति। तो आइए बात करते हैं मिशन शक्ति क्या है और ऑपरेशन शक्ति क्या है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मिशन शक्ति की शुरुआत की है। या उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बड़ा बवाल हुआ, बहुत सारा मीडिया ट्रायल हुआ, बहुत सारी चीजें हुई और ये किसी भी मायने में सही नहीं है कि कोई भी महिला या बालिका जो है वो सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में योगी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे ही उनके साथ कोई गलत घटना घटती है तो वो उसका मुकाबला खुद कर सके, वो स्वावलंबी बन सके, इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के 2 चरण हैं। पहले चरण में इस अभियान में जागरूकता को फोकस किया गया है, यानी कि उनको यह बताया जाएगा कि किस तरीके से पुलिस उनकी मदद कर सकती है, किस तरीके से वो महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको पा सकते हैं और किस तरीके से अगर इस तरह की कोई भी अनहोनी घटना उनके साथ घटती है तो उनको क्या करना है। इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने बात की। फिलहाल इस मिशन के बारे में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मिशन शक्ति किस राज्य ने शुरू किया, उत्तर प्रदेश राज्य ने। कितने दिन का प्रोग्राम है ये, वैसे तो ये 180 दिन यानी कि लगभग 6 महीने चलेगा। और आपको अगर आपको याद हो कि नवरात्र का पहला दिन था तो नवरात्र के पहले दिन ही मां दुर्गा को समर्पित करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का शुभारंभ 2 जगह से किया गया है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बलरामपुर से आपका योगी आदित्यनाथ जी ने किया बिकॉज एक बालिका थी, उसके साथ कुछ दुर्घटना घटी थी, उसकी याद में यानी उसको थोड़ा सा श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर उन्होंने बलरामपुर से इसका उद्घाटन किया है। जबकि लखनऊ से इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। 180 दिन 6 महीने का प्रोग्राम है जिसमें हर महीने के 1 सप्ताह को इस अभियान को चलाया जाएगा। यानी कि ये पूरे महीने नहीं चलेगा, लेकिन उस महीने के 1 सप्ताह जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं, जितने भी आपके महिलाओं से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, वो सभी महिला स्वास्थ्य एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे महीने नहीं चलाया जाएगा, महीने में 1 सप्ताह इसको चलाया जाएगा। इस तरीके से ये 6 महीने चलेगा, यानी कि इस नवरात्र से लेके अगली नवरात्र तक इसको चलाया जाएगा। तो 6 महीने लंबा कार्यक्रम है। इसमें 2 पार्ट है, एक है मिशन शक्ति और एक है ऑपरेशन शक्ति। इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि आजकल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लेता है कि भाई कितने जिलों में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये जो मिशन शक्ति प्रोग्राम है ये सभी 75 जिलों में चलाया जाएगा। 521 ब्लॉक होंगे, 59,000 पंचायत होंगी, 630 शहरी निकाय होंगे और 1535 थानों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी वो किसी भी तरीके से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो उनको इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूक किया जाएगा कि उनका सम्मान क्या है, उनकी सुरक्षा वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इस चरण में इस जो अभियान है इसको जागरूकता तक आधारित रखा जाएगा, फिर इसके बाद इसके क्रियान्वयन की इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा ये दिया जाएगा। 180 दिन का प्रोग्राम है। इसके अलावा एक ऑपरेशन शक्ति है। ऑपरेशन शक्ति जो है ये एक तरह का प्रवर्तन
अभियान है। प्रवर्तन अभियान का मतलब होता है कि लगातार पूछताछ करना, लगातार जानकारी जुटाते रहना। तो इसमें क्या होगा, जिन भी अपराधियों के खिलाफ पूर्व में कभी महिलाओं के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं या आपराधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, तो उनके ऊपर पुलिस वाले क्या करेंगे, उनके ऊपर नजर रखेंगे। तो हाल फिलहाल ये प्रोग्राम कहां शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। अगर आपको याद होगा कि 2019 में भी एक प्रोग्राम था मिशन शक्ति। जैसे ही मैंने मिशन शक्ति सुना तो मुझे याद आ रहा था यार ये मैंने कुछ सुना सुना सा है। तो हो सकता है कि आपको भी लग रहा हो, जी बिल्कुल आपको सही सुनना है, आपको बिल्कुल दिमाग सही से याद कर पा रहा है कि मिशन शक्ति जो प्रोग्राम है ये एक सैटेलाइट को मारने वाला प्रोग्राम था। यानी कि आपको पता है कि आगे चलकर जो युद्ध होगा, आज की डेट में हम जो कुछ भी देश डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, सभी जो है वो पूरी तरीके से सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड है। हमारा पूरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर बेस है। अगर हमें किसी देश की पूरी व्यवस्था चौपट करनी है तो उसके सैटेलाइट मार के गिरा दो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मार के गिरा दो, काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में सभी जो देश हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो रशिया हो, सभी स्पेस फोर्स बना चुके हैं। और इस तरफ 27 मार्च 2019 को, जी हाँ इस डेट को नोट करिएगा, 27 मार्च 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, एक इंटरसेप्टर को लॉन्च किया था। उस प्रक्षेपण की घोषणा की थी। इंटरसेप्टर क्या था, उसने एक जीवित सैटेलाइट को, यानी कि जो सैटेलाइट काम कर रहा था उसको 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार गिराया था। और इस तरीके से भारत भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था जो स्पेस वॉर में हिस्सा ले सकते हैं। ध्यान रखिए, तो मिशन शक्ति, उस मिशन को क्या नाम दिया गया था, उस मिशन को मिशन शक्ति नाम दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आ गए हैं तो उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। इंडिया की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो आपकी कुशीनगर में खोली जा रही हो। अगर आपको याद हो तो अभी गंदगी मुक्त सर्वेक्षण किया गया था। गंदगी मुक्त सर्वे में उत्तर प्रदेश को पूरे भारत में दूसरी रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है, दूसरी रैंक मिली है। 23वां नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 जो है ये लखनऊ में आयोजित हुआ 12 जनवरी के दिन। 12 जनवरी को हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाते हैं, उसे राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहते हैं, फिट यूथ फिट इंडिया के थीम के साथ। आप आराम से करो, कोई भड़बड़ नहीं है। मैंने देखा कि कुछ लोग इतना भड़बड़ा जाते हैं, सर इतना सारा लिखा हुआ है इसको कैसे पढ़ें। आप आराम से रिलैक्स हो, पढ़ रहा हूं ना मैं, आपको सिर्फ सुनना है, इसको एकदम बस सुन लो। सुन लोगे, जितने बार आपके कान से गुजरेगा उतने बार आपके माइंड से गुजरेगा और उतना ज्यादा आपको याद होगा। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का पहला, ये उत्तर प्रदेश जो है ये पहला स्टेट था जिसने माइग्रेंट यानी जो प्रवासी आ रहे थे उनको नागरिकता जो है उनके लिए शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया था। सेकेंड फेज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा था और ये आपको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था, अभी CHSL में पूछा गया है। और ये 35 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ लिया था कि ये उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, है ना। बहादुरपुर और खीरी वीरान ये दो गांव हैं जिनको भारत का पहला मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बताया गया। पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स यानी कि पशुओं के लिए युद्ध स्मारक जो है वो मेरठ में सेटअप किया जा रहा है। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चंदौली जो है वो टॉप पर रहा यूपी का, दिसंबर 2019 के आंकड़ों के मुताबिक। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम, ये लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो जो कि 11वां एडिशन था, 11वां संस्करण था, उसकी थीम थी। भूजल संरक्षण विधेयक अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और इंद्रधनुष 5 ये इंडिया और यूके यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक द्विपक्षीय वायुसेना एक्सरसाइज है जो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ पालक योजना नाम से एक योजना शुरू की है जिसमें वो 900 रुपए, कोई भी आप आवारा पशु या आवारा गोवंश जो है अगर आप उसे पालते हैं तो 900 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। कैपिटल सिटी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, पहले सीएम थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, पहली गवर्नर थी सरोजनी नायडू और भारत की प्रथम महिला गवर्नर भी थी किसी राज्य की। स्टेट एनिमल स्वाम्प डियर, स्टेट बर्ड सारस्क्रीन, स्वाम्प डियर मतलब बारहसिंगा आप इसे कह सकते हो। अशोक का जो पेड़ है वो हमारे यहाँ राजकीय वृक्ष माना जाता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। स्टेट फ्लावर यानी पलाश का जो फूल है वो स्टेट फ्लावर माना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो 15 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यूपी में देखने को मिलेंगे जिनमें दुधवा सबसे फेमस, चंबल और पीलीभीत ये काफी ज्यादा फेमस है। स्टेट डांस की बात करें तो कथक जो है वो हमारे यहाँ काफी ज्यादा किया जाता है। अगरिया, बुक्सा, जौनसारी, गोंड ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख आद्य जनजातियां हैं और 80 सीटें लोकसभा में, 31 सीटें राज्यसभा में, सर्वाधिक सीटें आती हैं मंडल मतलब संसद में। अगली जानकारी जो है वो आपके लिए हिंदी में स्लाइड है। आगे बढ़ता हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अच्छी खबर नहीं है। भारत जो है, प्रशांत भूषण का कल एक मैं कमेंट पढ़ रहा था उसमें बताया है कि भाई पाकिस्तान से भी हम पीछे हो गए।
और वाकई में हमारे देश में जो भुखमरी की स्थिति है उसमें पता चलता है कि 14% लोग, यानी कि 14% जो आबादी है हमारी, वो कुपोषण का शिकार है। कुपोषण का शिकार का मतलब ये हो गया कि उसे सही तरीके से खाना नहीं मिलता। अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का जो आंकड़ा है वो काफी सुखदाई नहीं है, बिकॉज पिछली बार ये रैंकिंग 102 थी जब हम 117 देशों में फाइट कर रहे थे, लेकिन अब ये रैंकिंग 94 हो गई है जब हम 107 देशों के साथ फाइट कर रहे हैं। मतलब कि इस आंकड़े में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 107 देशों का सर्वे किया गया और उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 94 नंबर पर है। इसमें 4 पैरामीटर के अंदर सर्वे किया जाता है। अगर किसी को 0 रैंक मिलता है, 0 नंबर मिलता है, मतलब कि वो देश सर्वश्रेष्ठ है, वहां पे भुखमरी कतई नहीं है। लेकिन अगर किसी देश को 100 नंबर मिलता है तो वो सबसे भ्रष्ट, मतलब सबसे बेकार देश हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार 13 देश ऐसे हैं जो हंगर इंडेक्स में भारत से पीछे हैं, बाकी सभी आगे हैं। आप देखिएगा इन देशों में रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक, चाड, हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? किन देशों से? अफ्रीकन कंट्रीज से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां पर अगर हमारा साथ देने वाला कोई है तो वो अफगानिस्तान, जो हमसे पीछे चल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति आप जानते हो। भारत में कुपोषण की बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 14% जनसंख्या जो है वो कुपोषण का शिकार है। अब देखिए, एग्जाम में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन कुछ चीजें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको अगर सर हम जिम्मेदार नहीं, हमको नौकरी मिल जाए बस, तो यार ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज हम सब पढ़े लिखे हैं और हम समाज में जो बदलाव का दायित्व है वो कहीं ना कहीं हम पर है। तो फिलहाल ये फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति वाकई में क्या चल रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी देश में कुपोषित बच्चों के अनुपात 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिसका वजन या लंबाई की उम्र के हिसाब से कम है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के आधार पर तय की जाती है। 4 चीजें। कुपोषण पहला पॉइंट इसके अंदर चेक किया जाता है। उसमें बात करें तो 14% भारत है। केवल 14% आबादी जो है, मतलब केवल नहीं, 14% आबादी हमारे देश की वो कुपोषण का शिकार है। 130 करोड़ लोगों में 14%, बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरे की बात की जाए तो उसे बोला जाता है कि चाइल्ड में, यानी जो बच्चा है उसका जो उम्र है उसके हिसाब से उसका वजन है कि नहीं। तीसरा पैरामीटर ये चेक किया जाता है कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जो हाइट गेन कर लेनी चाहिए पर्टिकुलर उम्र में, कम से कम उतनी हाइट उन्होंने गेन की है कि नहीं। और चौथा पैरामीटर होता है कि कम से कम 5 साल के जो बच्चे हैं उनका मृत्यु दर क्या है, और ये सभी 5 साल के बच्चों के ऊपर चेक किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? यह रिपोर्ट प्रत्येक साल अक्टूबर महीने में आती है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत 2006 में की थी। तो इस तरीके से देखें तो ये इसका 15वां एडिशन है, यानी कि ये 15वां संस्करण है जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल आती है। वेल्ट हंगर लाइफ नाम का एक जर्मन संस्था है जिसने साल 2006 में पहली बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया था, और हर साल ये भी जारी करते हैं, यानी कि वेल्ट हंगर लाइफ इसे जारी करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे पड़ोसी देशों की हालत। देखिए आपको लगेगा, आप चौंकेंगे ये देखकर। चाइना ये अंडर 5 कंट्री में है, यानी कि अगर बात की जाए तो 2020 के स्कोर के मुताबिक ये 1 से लेकर 17 की रैंकिंग में है, यानी कि यहां पर भूखमरी बिल्कुल ना के बराबर है। श्रीलंका 64 हमसे ऊपर, नेपाल हमसे ऊपर, बांग्लादेश 75 हमसे ऊपर, म्यांमार 78 हमसे ऊपर, इवन टू पाकिस्तान भी 88 रैंक पर है और हमसे ऊपर है 94 इंडिया। यानी कि साउथ एशियन कंट्री में अगर हम देखें तो हमारा जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा खराब है। इसमें जो 4 इंडिकेटर चेक किए जाते हैं वो होता है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वास्टिंग। चाइल्ड वास्टिंग का मतलब हो गया कि वजन जो है वो बच्चे का 5 साल की उम्र तक सही ढंग से डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। चाइल्ड स्टनिंग का मतलब जो लंबाई है वो डेवलप हुई कि नहीं हुई। अगर आप देखें तो जो पीले वाले देश हैं उनको सीरियस की श्रेणी में रखा गया है, यानी जो भूखमरी है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानिकारक स्तर पर पहुंच गई है। तो फिलहाल स्कोर याद रखना है। इंडिया का स्कोर है 95, टॉप की याद करने की 94, टॉप आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग आप जरूर याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान की रैंकिंग जरूर याद कर लीजिएगा, 88 नंबर पर है। अगर देखा जाए तो अभी 2020 में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उनकी मैंने एक टेबल यहां पर बना के दे दी है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे इंडेक्स याद नहीं होते। देखो, अगर आप पूरे 10-12 इंडेक्स लिखोगे तो आपको क्या किसी को याद नहीं होंगे। तो अगर आपको याद नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा 4 या 5 इंडेक्स एक बार में याद करने चाहिए। अगर आपको 4 या 5 इंडेक्स याद हो जाए तो उस लिस्ट में 2 इंडेक्स और बढ़ा लीजिए, फिर इसी तरह से 2 इंडेक्स और बढ़ा लीजिए। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपका बड़ा अच्छा सेट हो जाएगा। 25 से 30 इंडेक्स के अलावा और कोई इंडेक्स नहीं होते जो आपको पढ़ने होते हैं। फिलहाल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2019 का है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। भारत की रैंकिंग 129 रही थी, टॉप पर रहा था नॉर्वे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स अभी जारी हुआ जर्मन वॉच द्वारा।
भारत इसमें 5वें रैंक पर है, यानी कि भारत उन 5 देशों में शामिल है जहां पे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की आशंका सबसे ज्यादा है। और जापान इसमें जो है वो टॉप पर है, यानी कि जापान में जो है वो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा है। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स मैं पहले याद नहीं करवाता था, लेकिन अभी एसएससी ने पूछना इसको शुरू कर दिया। तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया था। इंडिया की रैंकिंग इसमें 4 है, जबकि यूनाइटेड स्टेट जो है उसमें टॉप पर है। इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग 19वें नंबर पर, यहां स्थिति थोड़ा सा बेहतर है, कैंसर की दिशा में हमने अच्छा काम किया है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप पर है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक की बात की जाए तो ये भी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। 51वें नंबर पर है हम, और नॉर्वे जो है वो टॉप पर है। जबकि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंफ्यूज मत होना, तो ये है 116 एंड सिंगापुर इज द टॉप। आज हमने कौन सा इंडेक्स पढ़ा है, भूल गए ना? ऐसे नहीं करना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 94 है। तो हम जाइए रैंक थोड़ी सी कम जरूर हुई है, बस देश को जो सर्वे है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। अगली जानकारी पे चलते हैं। अगली जानकारी है केरला सीएम ने अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी लॉन्च किया। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो कि आपका पुणे में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कभी कभी कि ये विषाणु विज्ञान संस्थान कहां पर है, तो विषाणु विज्ञान संस्थान जो है वो पुणे पर है। अभी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 15 अक्टूबर 2020 को थोनक्कल कहां पर, थोनक्कल कहां है? केरला में है, में लाइफ साइंस पार्क में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह संस्थान विभिन्न वायरस और वायरल संक्रमणों पर शोध करेगा और इसके नैदानिक पहलुओं की भी समीक्षा करेगा। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी कहां खोला गया? केरल में। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और गवर्नर की बात करें तो वर्तमान समय में वहां पे आरिफ मोहम्मद खान जो है वो गवर्नर है। एंटी-सीए यानी कि सीए के खिलाफ पहला बिल पारित करने वाला जो राज्य था वो केरल था। पहला हमारा जो कोविड-19 का केस था वो भी आपको केरल में देखने को मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हाल ही में यूएन ने कोविड-19 से अच्छी तरीके से निपटने के लिए केरला की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को अभी हाल ही में सम्मानित किया था। इसके अलावा यूएन द्वारा भी संचारी रोगों के रोकथाम के लिए उनको काफी यूएन द्वारा भी पुरस्कार केरला गवर्नमेंट को दिया गया है। इसके अलावा केरला भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी पब्लिक स्कूलों में डिजिटल उपकरण लगा दिए हैं, डिजिटल बोर्ड लगा दिए हैं। और ऐसा करने में अगर देखा जाए तो पब्लिक स्कूल जो केरला के हैं वो प्राइवेट स्कूल से कहीं ज्यादा आगे हो गए। इसके अलावा अभी हाल ही में पैसिफिक एशिया ट्रैवल अवार्ड यानी कि पाटा अवार्ड जो है वो केरला टूरिज्म को दिया गया है। राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। अगली जानकारी पे चलते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला का फेमस है। अगली जानकारी पे चलते हैं। इजराइल पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक शांति समझौता यूएई के साथ जो हुआ उसकी डील को पारित कर दिया है। आप कहेंगे सर ये डील क्या है? मैं आपको बहुत अच्छे लफ्जों में समझाता हूं। पहली बात आपको ये याद रखना है, इसका नाम रखा गया है अब्राहम समझौता। आप सोच रहे होंगे इसका नाम अब्राहम समझौता क्यों रखा गया है? इजराइल अकेला यहूदी देश है और यहूदी बाइबल को मानते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग बाइबल को मानते हैं, लेकिन यहूदी मुख्यतः बाइबल को मानते हैं। और ऐसी स्थिति में अब्राहम का जो नाम है बाइबल के अंदर वो काफी मान सम्मान के साथ लिया जाता है और इसी वजह से इस समझौते को अब्राहम समझौता कहा जा रहा है। दूसरा बात करें, अब्राहम का नाम जो है वो अरब कंट्री में भी अच्छे तरीके से लिया जाता है, उसको मतलब एज ए बड़ा सम्मान पूर्वक लेते हैं। तो ये दोनों डील जो है वो, क्योंकि एक अरब कंट्री है और एक इजराइल है, उनके बीच में ये समझौता हुआ है। और ऐसा माना जाता था कि इजराइल का जब से जन्म हुआ, यानी इजराइल जब दुनिया के नक्शे पे आया 1947 में, उससे पहले उसको फलस्तीन कहा जाता था। फलस्तीन और इजराइल एक ही जगह लड़ गए। और बात बताता हूं अभी इसको, पहले तो इस डील के बारे में समझते हैं। अब्राहम समझौता जो है वो इजराइल और यूएई के बीच में ये हुआ है और देखा जाए तो सितंबर 2020 में इसकी नींव रखी गई थी, 15 सितंबर 2020 में। और इसमें जो मेन रोल निभाया है वो निभाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और शायद इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हु डील क्या है? डील हमें बताइए। देखिए डील ये है कि डील हुई है यूएई और इजराइल के बीच। डील ये हुई है कि जो यूएई है वो समस्त व्यापार समझौते, इवन तेल का जो भी व्यापार है उसमें, और आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए एक तरह से अरब मार्केट के अंदर इजराइल की एंट्री करवाएगा। इजराइल क्या करेगा उसके बदले? इजराइल ये करेगा कि फलस्तीन में, यानी कि जिसे आप फलस्तीन भी कहते हैं, फलस्तीन में एक जगह है, उसका नाम है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो है वो लगातार इजराइल के जो लोग हैं
वो अपना, जैसे नहीं होता है कि कभी आपने देखा होगा आपके गांव में खेत वगैरह होंगे तो आप पता लगा सोने चले गए, अगले दिन आए तो आपकी खेत की बाउंड्री थोड़ा सा किसी ने खिसका दी, यानी अपने वाले खेत की धीरे धीरे बाउंड्री काटते काटते हम लोग दूसरा बड़ा खेत बना लेते हैं अपना। वैसा कुछ इजराइल वाले भी करते हैं, वेस्ट बैंक में जाते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे बाउंड्री अपने घरों की बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो इस वजह से जो वेस्ट बैंक है वो छोटा होता चला जा रहा है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो दोनों देशों ने अभी हाल ही में अपने समुद्री सीमा पर लंबे समय से विवाद को समाप्त करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली वार्ता शुरू की थी, और इसके बाद यूएई के बाद बहरीन ने इजराइल के साथ एक आधिकारिक संबंधों पर निर्माण से सहमत होने वाले पहले खाड़ी देश बन गए हैं। इससे पहले 2 अरब देश मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मिस्र ने 1979 में और इजराइल और 1994 में जॉर्डन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब सभी के मन में यार होगा सर ये बवाल क्या है। चलिए मैं आऊंगा नहीं सामने, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक कहानी सुनाता हूँ आपको। 1947 ईयर, यहां पर ब्रिटिश और कई सारे उपनिवेशों का राज्य था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा खंजर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, खंजर जैसा, ये पूरा एरिया जो था ये ब्रिटिश के कब्जे में था। और अगर बगल आप जितने भी राज्य देश देखोगे वो सारे के सारे जो हैं वो लेबनान हो चाहे वो इजिप्ट हो, सारे के सारे वो जो हैं वो अरब कंट्री ही है। ऐसे में क्या था कि यहां पर यहूदी रहते थे काफी ज्यादा संख्या में। कौन रहते थे? यहूदी। तो 1947 में ये भी आज़ाद होते हैं, 1948 में ये भी आज़ाद होते हैं। 1947 से पहले की कहानी आपको यहूदियों के साथ पता ही होगी कि जर्मनी ने कितना ज़्यादा उत्पात मचाया था। तो ऐसे में दोनों देश जो थे, दोनों देश के जो लोग थे वो आपस में स्वतंत्र होना चाहते थे। कौन कौन? इजराइल और फलस्तीन। तो लोगों ने सोचा चलो हम लोग कहीं अलग चलते हैं और अपना एक ऐसा कारवां बनाते हैं, अपना एक ऐसा आशिया बनाते हैं जहां हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे। गलती ये हो गई कि जिस जमीन को इजराइलियों ने चुना उसी जमीन को फलस्तीन ने भी चुना। तो ये धर्म के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जमीन की। इजराइल अगर देखा जाए तो मिलजुल के रहने की कोशिश कर रहे थे, बट अरब कंट्री वाले उन्हें मानते थे कि उनका जो रहन सहन था वो एकदम पश्चिमी तरीके का था, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई पश्चिमी सभ्यता उनके ऊपर हावी हो दोबारा। तो 1948 में क्या हुआ कि कई सारे देशों ने मिलकर इजराइल के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका असर उल्टा ही हो गया। अब देखिए 1946 में ये फलस्तीन था पूरा ग्रीन, फिर 1947 में इजराइल ने जो कब्जा किया, मतलब कि 6 लाख लोग इजराइल के थे और 13 लाख फलस्तीन थे, तो उन्होंने उनको पूरी तरीके से परास्त किया और इतना जो वाइट एरिया है वो पूरा का पूरा कवर कर लिया। धीरे धीरे इजराइल ने अपना पावर बढ़ाना शुरू किया और 1967 में, जैसे फेमस 6 डे वॉर कहते हैं, प्रसिद्ध 6 दिन का युद्ध, 8 देश के जो 8 मुल्क थे तो इजराइल से लड़ने आए थे और उनको 6 दिन में इजराइल ने हरा दिया था। उसके बाद क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो जेरूसलम था वो, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, आधे से ज्यादा जेरूसलम शहर यहां पर आ गया। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, फलस्तीन भी अपनी राजधानी को जेरूसलम ही कहता है। फिर धीरे धीरे यहां पर क्या हो गया, बाउंड्री बढ़ना शुरू हो गया और 2012 में अगर देखा जाए तो यही आपका जो एरिया है ये वेस्ट बैंक कहलाता है और ये कहलाता है गाजा पट्टी। तो यानी अब जो फिलिस्तीन है वो मात्र इस एरिया के अंदर सिमट के रह गए हैं और यहां पर ये जो एरिया है ये गाजा पट्टी, इसे विश्व के सबसे आसान क्षेत्रों में बोला जाता है, बिकॉज यहां पर फलस्तीन में कभी भी लोकतंत्र की स्थापना हो नहीं पाई। वहां पे हमास ग्रुप है जो वो काफी समय से वहां पे एक्टिव है और बहुत ज्यादा वो आतंकवादी गतिविधियों को वहां पर बढ़ावा देता रहता है। ऐसे में अब इजराइल को ये समझौते के तहत उन्होंने कह दिया है कि जितना वेस्ट बैंक है उतना वेस्ट बैंक आपके पास रहेगा, हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम अपनी बाउंड्री नहीं बढ़ाएंगे। ये समझौता उन्होंने यूएई के साथ किया। अब फलस्तीन को गुस्सा आया। फलस्तीन कौन? ये वेस्ट बैंक और ये अगर गाजा पट्टी आप मिला लो तो ये फलस्तीन है केवल। फलस्तीन को गुस्सा आया। फलस्तीन कह रहा है कि यार मेरी जमीन, मेरा सब कुछ। यूएई कौन होता है समझौता करने वाला? जबकि ये अरब देशों में सऊदी अरब, यूएई की जो है वो, सऊदी अरब बोलो, यूएई का जो है वो पैठ बना रहे, इसलिए यूएई ने ये समझौता किया है फलस्तीन की तरफ से, क्योंकि लोगों को समझा सके। बाकी ये है, बाकी अब ये चीज हो गई है बिजनेस वॉर में हो गई, यानी कि अब यूएई चाहता है कि वो उभर के सामने आए। कब तक ये अरब देशों की तरह वो पीछे रहेगा? तो वो सभी के सभी क्या सोच रहे हैं, वो पश्चिमी देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कोशिश करते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल कई सारे चेंजेस यूएई के अंदर आपको होते हुए नजर आएंगे। चलिए अगली जानकारी तक चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो दिवस है वो हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार भी 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें गरीबी उन्मूलन की तो एक शब्द हमारे दिमाग में आता है नो पॉवर्टी। डू यू नो पॉवर्टी क्या है? ये SDG 1 है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए 17 विकास लक्ष्यों में से ये पहला लक्ष्य है
जिसको 2030 तक हर देश को पाना है। यानी कि कुछ भी हो चाहे ना हो, पानी हो चाहे ना हो, हवा हो चाहे ना हो, वो बाद में है, लेकिन सबसे पहले इस दुनिया से, इस जगह से गरीबी खत्म करनी है। तो हाल फिलहाल गरीबी को दूर करने के लिए जितने भी प्रयास हैं, उनमें कौन कौन से प्रयास लिए जा सकते हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। और इस बार की थीम है सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय। 17 अक्टूबर गरीबी के लिए उन्मूलन दिवस, थीम रही सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक निकाय। आपको थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही होगी, थोड़ा सा थकान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप देख लो, 1 नंबर पे है नो पॉवर्टी, जेंडर इक्वलिटी है नंबर 5 पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो जीरो हंगर आता है नंबर 2 पर, पानी की स्वच्छता आती है नंबर 6 पर। कुछ एक एक 2 3 3 याद करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ याद होना शुरू हो जाएगा। अगली जानकारी पे चलते हैं। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी और विश्व की अगर बात की जाए तो 400वें नंबर पर आती है। उनके एमडी यानी सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ गुरदीप सिंह का जो टेन्योर है उसको 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। गुरदीप सिंह ने एनटीपीसी सहित सीएलपी, सीईएससी, आईडीएफसी, पावरजेन और एईएस जैसे फर्मों में बिजली क्षेत्र में काम किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 4 फरवरी से शुरू होगा और 31 जुलाई 2025 तक विस्तारित किया गया है। एनटीपीसी की मुख्य स्थापना 1975 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। जैसा मैंने आपको सभी को बताया कि ये सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है भारत की, लेकिन 2020 की जो सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है उनमें इसका स्थान 400वां है। 7 नवंबर 1975 की इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में गुरदीप सिंह इनके सीईओ और सीएमडी हैं। अगली जानकारी पर चलते हैं। इस बार के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को उल्लेख किया गया है और 22 भाषाओं को वहां पर जगह दी गई है। अगर 22 भाषाओं का कोई भी ऐसा कवि है या लेखक है जो उस साल एक बेहतरीन काम करता है या उस साल उसका कोई ऐसा रिनाउंड पोएट्री आ जाती है या कोई पुस्तक आ जाती है तो उसको दिया जाता है। तो अभी हाल ही में ये जो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो अपने संस्करण में 55वां था और ये मिला था अकित्तम अच्युतन नंबूदरी को। अकित्तम अच्युतन नंबूदरी जो है ये केरल के रहने वाले थे, प्रसिद्ध मलयालम कवि थे। इनका 94 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया। तो 2017 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत का दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारतीय साहित्य में दिया जाता है और ऐसा कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है इस पुरस्कार के योग्य होता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र और ये जो है वाग देवी को साहित्य की देवी माना जाता है। वाग देवी की एक कांस्य प्रतिमा उन्हें दी जाती है। पहले विजेता थे जी शंकर कुरुप। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के 1961 में ये दिया गया था। वर्तमान समय में अकित्तम अच्युतन नंबूदरी जो कि केरला से बिलोंग करते थे उनको ये पुरस्कार दिया गया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अकित्तम अच्युतन नंबूदरी भारत के मलयालम भाषा के कवि हैं और इनको अकित्तम के नाम से जाना जाता है। 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 18 मार्च 1926 को इनका जन्म कुमारनेल्लूर में हुआ था जो कि केरला में है और 15 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हो गया है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था और इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक जो है वो है बाली दर्शनम। बाली दर्शनम जो है ये उनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। एक और मृत्यु समाचार है हमारे बीच। कुमुदी मुंशी इनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये गुजरात की प्रसिद्ध जानी मानी गायिका थी और उनको गुजरात की कोकिला भी कहा जाता था। कोविड-19 के कारण बताया जा रहा है इनका निधन हुआ। उन्होंने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में ज्यादातर गुजराती गाने गाए थे जैसे सच्ची रे, मारी सतरे, भवानी माँ, जिनसे उन्हें लोकप्रियता मिली थी। और 1963 में एक फिल्म, भोजपुरी फिल्म विदेशिया में एक प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त के साथ नीक सैया बिन गाना भी उन्होंने गाया था। तो अभी हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हो गया। वो किस राज्य से बिलोंग करती थी? वो गुजरात से बिलोंग करती थी और वो प्रसिद्ध गुजराती गायिका थी। अगली जानकारी है फाओ, जी हाँ, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और अभी हाल ही में वो 75 साल का हो गया। 75 साल का होने का मतलब ये हो गया कि अभी उसकी 75वीं एनिवर्सरी हमने मनाई और इस 75वीं एनिवर्सरी के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने 75 रुपए का एक सिक्का जारी किया है जो मेमोरेट रहेगा फाओ के लिए। फाओ की बात करें तो जिस दिन इसका गठन किया गया 16 अक्टूबर 1945, तो 16 अक्टूबर को हर साल हम वर्ल्ड फूड डे भी मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो है
वो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन वानिकी और कृषि विपणन संबंधी शोध के अध्ययन करता है। और वर्तमान समय में जो इसके हेड हैं वो क्यू डोंग्यू हैं, और ये मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये उसका हेड है, मतलब कि उसका एक अनुषंगी इकाई है, उसके अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम, इटली में। ध्यान रखिएगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बिकॉज ये मैं आपको दे सकता था, बट लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखी नहीं। थीम आपको बतानी है। वर्ल्ड फूड डे की इस साल 2020 की थीम क्या है? थोड़ा सा गूगल करें और पता चल जाएगा। तो फाओ जो है 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था, और इसको स्थापना के पूरे 75 साल हो चुके हैं, इसलिए इसकी अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को एनिवर्सरी मनाई गई, 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई। इस वजह से रोम, इटली में स्थित इस संस्थान के लिए एक कममेमोरेट सिक्का जारी किया है, कॉइन जारी किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया था विजय राजे सिंधिया के लिए। अगली जानकारी है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे अक्टूबर 15, 2020 को मनाया गया। 15 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया और राज्य के सभी 75 जिलों में हैंड हाइजीन फॉर ऑल विषय की प्रमुख भागीदारी रखी। यहां पे एक हैशटैग और ट्रेन कराया गया कि हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना, हाथ धोना रोके कोरोना। तो थोड़ा सा इसको आप सभी भी अपने स्तर पर देखें, ठीक है। चलिए अगली जानकारी है, अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 15 अक्टूबर 2020 को एक बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान शुरू किया कलाम जी की याद में, बिकॉज 15 अक्टूबर को जो है वो कलाम जी की जयंती मनाई जाती है। तो अभियान कापिला की शुरुआत की है। कापिला क्या है? ये एक तरह का अभियान है जो विश्व नवाचार दिवस जो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। तो फिलहाल इसके माध्यम से क्या है, ये 89 जयंती पर शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे आप कोई चीज आविष्कार करते हो, लेकिन उसका सही तरीके से अगर आपने पेटेंट नहीं कराया और वो आविष्कार बाद में किसी ने ले लिया तो उसका पूरा श्रेय उसको चला जाता है। तो ऐसे में लोगों को आगे लाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, पेटेंट की महत्ता समझाने के लिए और बौद्धिक संपदा यानी कि हमारे पास जो बुद्धि है जिसके जरिए हम नए नए आविष्कार कर सकते हैं, नए नए विचार ला सकते हैं अपने मन में, उसको जागरूक करने के लिए इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। और फिलहाल ये जो अभियान है ये 15 से 23 अक्टूबर को सप्ताह के बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने की बातचीत की गई है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात की जाए तो इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम था। और इनकी एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है, अगर आपने इनकी बुक पढ़ी है विंग्स ऑफ फायर तो आप उसे पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कितनी बार ये मनुष्य अपनी सफलता पर पहुंचते पहुंचते, मतलब कि एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उसको कई सालों तक काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। उस समय क्या स्थिति होती होगी कि एक मेरा पूरी मेहनत बेकार कर दी 2-3 साल की, फिर उसके बाद एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना और फिर उसको उसी शिद्दत से आगे लेके जाना। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एपीजे अब्दुल कलाम उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। और अगर आप वो पुस्तक पढ़ पाए कहीं से भी, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, पढ़िए जरूर। अपने जीवन में एक काम जरूर ये करिए कि विंग्स ऑफ फायर जरूर पढ़िए। अगली जानकारी पे चलेंगे तो ये 11वें जो थे ये राष्ट्रपति थे। अब देखो ये 11वें राष्ट्रपति ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है। मिसाइल मैन किसे कहते हैं? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। मिसाइल वुमेन किसे कहते हैं? टेसी थॉमस, डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन कहा जाता है भारत के। और ये जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात है। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जो जन्म था वो तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में हुआ था। बहुत साधारण परिवार में जन्म हुआ था इनका। 27 जुलाई 2015 को, और जिस तरह से इनकी डेथ हुई है, ईश्वर करे कि इसी तरह की, मतलब जब भी किसी को मृत्यु आए, मतलब पहली बात तो आए ही नहीं, भगवान करे, लेकिन जब किसी को आए तो ऐसी ही डेथ आए सडन, मतलब कि ना कोई दर्द ना कुछ। हार्ट अटैक आया था इन्हें और ये मेघालय में एक भाषण दे रहे थे वहां पर। पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम। और 15 अक्टूबर 1931 को और 15 अक्टूबर को हम लोग विश्व नवाचार दिवस मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब बारी है हमारी न्यूज फटाफट की। तो जो है पंजाब ने भाई 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं के नाम कर दिया है। अब स्टेट रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत साल 2022 तक प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। लेकिन पंजाब सिविल सर्विसेज में और सीधी भर्ती में, जो भी सीधी भर्ती होंगी पंजाब सिविल सर्विसेज की, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ ऐसा करने वाला वो पहला राज्य नहीं है। इससे पहले बिहार भी 35% जो है वो आरक्षण दे चुका है। 35% आरक्षण है बिहार में महिलाओं के लिए जो सीधी भर्ती वाली परीक्षाएं होती हैं। पंजाब की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जो है वो पंजाब के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं। अगली जानकारी पर चले, माइकल ईरानी को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा अभी हाल ही में उनका अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जब उनको परमानेंट किया जाएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। अभी हाल फिलहाल इतना याद रखिए कि IWF का हेड कौन है, वो है माइकल ईरानी। ठीक है, चलिए
अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत किस पहल की शुरुआत की है? तो वो है मिशन शक्ति। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी आई है? तो भारत की रैंकिंग है 94। किस विश्वविद्यालय ने कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए न्यू रैपिड एंटीजन टेस्ट विकसित किया है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया है। आपको याद होगा कि ऑक्सफोर्ड और एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी एस्ट्राजेनेका मिलके एक कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। उस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। इसमें भारत का ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है वो भी साथ दे रहा है। किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के संचालन का उद्घाटन किया गया है? तो वह है केरला। इजराइल की संसद ने किसके साथ ऐतिहासिक अब्राहम समझौते के रूप में शांति समझौते को मंजूरी दी है? तो वह है UAE। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है। वर्ष 2020 की इसकी थीम क्या है? सभी के लिए पर्यावरण और सामाजिक न्याय। NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल तब तक बढ़ा दिया गया है 31 जुलाई 2025 तक। हाल ही में किस लीजेंडरी मलयालम कवि और ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि का निधन हो गया? तो वो है अक्कितम अच्युतन नमुदरी, केरला से बिलोंग करते थे। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस गायिका का निधन हो गया? उनका नाम है कौमुदी मुंशी। और खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 75 रुपए का। और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर किस अभियान को शुरू किया गया? #हाथ धोना रोके कोरोना। बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए काफिला किसने शुरू किया है? ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विसेज सीधी भर्तियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है? 33%। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर माइकल ईरानी। अब बारी है आज के क्विज की। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? 94। किस विश्वविद्यालय ने कोविड-19 का वायरस का पता लगाने के लिए न्यू रैपिड एंटीजन टेस्ट विकसित किया है? तो वह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के संचालन का उद्घाटन किया गया? तो वह है केरला। इजराइल की संसद ने किसके साथ ऐतिहासिक अब्राहम समझौते के साथ एक शांति समझौते पर मंजूरी दे दी है? तो वह है UAE। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया। 2020 की इसकी थीम क्या रही? एनवायरमेंट एंड सोशल जस्टिस फॉर ऑल। NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया है। और हाल ही में किस लीजेंडरी मलयालम कवि और ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि का निधन हो गया? उनका नाम है अक्कितम अच्युतन नमुदरी। गुजरात कोकिला के नाम से जाने वाली गायिका का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? उनका नाम था कौमुदी मुंशी। और खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपए का। और उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर किस अभियान को शुरू किया है? तो हाथ धोना रोके कोरोना। बौद्धिक संपदा साक्षरता जागरूकता अभियान के काफिला की शुरुआत किसने की है? तो वो है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। और पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है? 33%। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसे IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो वह है डॉक्टर माइकल ईरानी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। 2000 लाइक करवा दीजिएगा अगर आपका मन करे तो, और नहीं मन करे तो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आज थोड़ा सा एनर्जी आपको कम लगी होगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, लेकिन फिलहाल अब ठीक लग रहा है, कर लिया आपके लिए, अच्छा लग रहा है। चले बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, है ना। लाइक तो कर दिया करो वीडियो यार, नहीं किया ना, कर दो।